चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस। अभी तक हमने क्या जाना था? अभी तक हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम जानने वाले हैं क्या कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, हम कैसे एक रासायनिक अभिक्रिया को एक रासायनिक समीकरण में चेंज यानी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया। इसके लिए पहले हमें एक रासायनिक अभिक्रिया चाहिए। तो मैंने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या भाग लेने वाले पदार्थ, जो भी केमिकल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे यानी कि भाग लेंगे, उनको संकेतों, उनके सिंबल्स और उनके सूत्रों की सहायता से, उनके संकेत और उनके सूत्र, फिर सुनिए, उनके संकेत और उनके सूत्र। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया क्लोरीन, क्या लिया? क्लोरीन। तो क्लोरीन का संकेत बच्चों क्या होता है? Cl। क्या होता है? Cl। मैंने लिया ऑक्सीजन, क्या लिया? ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। ठीक है, ये तो होगा संकेत। अब सूत्र क्या होते हैं समझती हैं। जैसे मैं सपोज मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिया मैंने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HCl। ये क्या इसका सूत्र? ठीक है, यानी कि क्लोरीन का Cl क्या है? सिंबल, संकेत। ऑक्सीजन का O क्या है? संकेत यानी सिंबल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ठीक है, यानी कि यहां पे देखो मैंने क्या किया है, क्लोरीन पूरा ना लिख के मैं उसके लिखूंगा सिर्फ Cl, ऑक्सीजन पूरा ना लिख के मैं लिखूंगा सिर्फ O, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ HCl। ठीक है, समझते हैं। फिर बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, क्या बच्चों? संक्षिप्त निरूपण, यानी कि मैं बड़ी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एक बहुत बड़ी जगह घेर रही थी, मैं उसी को संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म में कम ही जगह में उसके सिंबल्स के थ्रू उसको अगर उतार दूं, लिख दूं, तो वो क्या होगा? मेरा रासायनिक समीकरण। समझते एग्जांपल से। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख पा रहे हैं ये लिखने में काफी बड़ी जगह ले रही है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैंने मैग्नीशियम को क्या लिखा? सिर्फ Mg, ऑक्सीजन को सिर्फ O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। यहां पे क्या हुआ, मैंने पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और उसके सूत्र की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिख दिया। तो यही क्या मेरी, यही है मेरी रासायनिक समीकरण। ठीक है, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं जो हिंदी में लिखा है वो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, और जो नीचे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में Mg प्लस O2 गिव टू MgO, ये क्या है? ये है मेरी केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया और ये रासायनिक समीकरण यानी कि इक्वेशन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्लास 10th साइंस के रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज ये कंप्लीट चैप्टर, जी बच्चों, आज हम ये कंप्लीट चैप्टर सिर्फ एक शॉट में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो बहुत मनोरंजन होने वाली है, वीडियो से जुड़े रहिए। तो मेरा आपसे कहना है कि हमारे देश के महान राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर जैनुलाब्दीन अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था। ठीक है, उन्होंने क्या खूब बात कही है जो मुझे सच में दिल से अच्छी लगी कि सपने वो नहीं होते जो हमारे नींदों में आए। फिर सुनिए, सपने वो नहीं होते जो हमारी नींद में आए, सपने तो वो होते हैं बच्चों जो हमारे नींद आने ना दें। मैं जानता हूं आप शरीर और दिमाग से थक चुके हैं, लेकिन आपके लक्ष्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी चलना ही होगा। तो बस ध्यान रखें, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो हमेशा तक नहीं रहती, और जो हमेशा तक रहती हैं वो चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। तो बस अच्छे वक्त का इंतजार करो और यूं ही चलते रहो, साथ ही चलते रहिए संघर्ष और धैर्य के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम इस चैप्टर को सिर्फ एक शॉट में, जी बच्चों, सिर्फ एक शॉट में आज हम खत्म करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हमें थोड़ा समझना होगा
कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन आखिरकार होती क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आज जानते हैं केमिकल रिएक्शन आखिरकार होती क्या। तो मैंने यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को बड़े छोटे से में दिया हुआ है, काफी इजी लैंग्वेज में, थोड़ा समझने हैं इसको। यहां पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, जब कोई भी पदार्थ चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैस हो। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो जब कोई भी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ, कोई भी एक पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, एक्शन करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। सुनिए, जब हम दो पदार्थों को कंबाइन करें यानी कि मिलाएं और उससे जो नया पदार्थ बने उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या हो, स्टार्टिंग के पदार्थों से बिल्कुल अलग हो। वही मैंने कहा यहाँ पे कि उनके जो गुण क्या हो, भिन्न गुण। कैसे हो, भिन्न गुण हो। तो जब हमें एक ऐसा नया पदार्थ प्राप्त हो तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक अपना अभिकारक और सेकंड अपना उत्पाद। एक अपना अभिकारक और सेकंड अपना उत्पाद। अभिकारक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और इसे हम कहते हैं अपना प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हम इसे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। तो मैंने कहा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी कि जिनका यूज करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं, बनाते हैं, करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। जो पदार्थ यूज करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें हम कहेंगे अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जब हमें कोई नया पदार्थ मिलेगा तो हम उसे कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे बच्चों, उत्पाद। समझिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन ली। क्या ली बच्चों, एक मैग्नीशियम की रिबन को जब मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, जब मैंने उसे वायु की उपस्थिति में जलाया तो उससे एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात यहां पे क्या हुआ, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, हमें बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे रिएक्शन होने से पहले हमारे पास क्या क्या था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, लेकिन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस। क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया जिसका नाम बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों के गुण थोड़े बहुत होंगे, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से पूरी तरह से अलग होगा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे उत्पाद। क्या कहेंगे बच्चों, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। फिर सुनिए ध्यान से, जिन चीजों को यूज हम केमिकल रिएक्शन में करेंगे उन्हें हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलेंगे, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी हमें प्राप्त होगा, जो भी पदार्थ, एक या एक से पदार्थ जो भी प्राप्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर आई थिंक सबको। थोड़ा एक बार फिर से क्विक देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों को निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें उन्हें अभिकारक और जो प्राप्त हो उन्हें उत्पाद कहते हैं। एग्जांपल इसका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं इसमें अपने सीरीज में अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनकी विशेषताएं यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो वो कम से कम 5 क्रियाओं में से कोई ना एक क्रिया दिखाएगी। ठीक है, उसमें 5 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, दूसरे में अवक्षेप का बनना, तीसरा गैस की उत्पत्ति, चौथा रंग परिवर्तन और पांचवा आपका अवस्था परिवर्तन। यानी कि इन 5 प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई एक विशेषता होगी
किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, ये 5 क्या है विशेषताएं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की। 5 को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला है अपना ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, समझते हैं। यहां पर जनरली क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट्स को यानी दो अभिकारकों को जब जब परस्पर मिलाया जाता है, जलाया जाता है, या फिर जब उनकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, उस टाइम पे उनके रिएक्टेंट में से जब वो रिएक्शन करते हैं तो उसमें से ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप ज्यादा हो जाता है, या फिर हो सकता है कि उसमें से प्रकाश उत्पन्न हो, तीव्र प्रकाश यानी कि चमकीला प्रकाश। ठीक है, तो ऐसी विशेषता वाली रिएक्शन में कौन सी विशेषता होती है, ताप और प्रकाश का उत्सर्जन। एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जनरली अगर मैं चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, अगर मैं उस चूने को पानी में डाल दूं तो कुछ देर बाद अभी देखेंगे उस बर्तन का ताप यानी टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक, आपको उसको हीट करने की जरूरत नहीं होगी। चूना पानी में मिलते ही कुछ टाइम बाद अपने आप हीट हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ताप का उत्सर्जन हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, जब मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वहां से एक चमकती हुई चिंगारी टाइप की निकलती है। ठीक है, तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, अपना प्रकाश के उत्सर्जन का एग्जाम्पल है। क्या किया मैंने इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीव्र प्रकाश निकलेगा यहाँ से। मेरा जो टॉपिक नंबर 2 है, यानी कि नंबर 2 विशेषता अवक्षेप का बनना, समझते हैं क्या होता है। अक्सर हमने देखा होगा अगर हम चीनी को पानी में मिलाएं तो घोलते घोलते क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा चीनी तो पानी में घुल जाएगी, लेकिन उस चीनी में मौजूद जो गंदगी होगी वो क्या होगी, वो उसमें तली में नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पानी में घुल नहीं पाई। तो ऐसी चीजें जो पानी में घुल नहीं पाई वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया, और जो नीचे गंदगी बैठी उसे हम बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे अवक्षेप। अवक्षेप क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया जब अपनी कंप्लीट हो जाती है तो कुछ पदार्थ उससे अलग होके नीचे तली में जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, उन पदार्थ को हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने लेड नाइट्रेट क्या लिया, मैंने लेड नाइट्रेट लिया, उसकी मैंने क्रिया कराई पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, मैंने लेड नाइट्रेट लिया, किससे क्रिया कराई मैंने बच्चों, उसकी पोटेशियम आयोडाइड से। और जैसे ही मैंने दोनों की क्रिया कराई तो क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट को लेके अलग हो गया और लेड आयोडाइड को लेके अलग हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, दो रिएक्टेंट ने मिलाकर एक दो नए प्रोडक्ट बनाए, उत्पाद बनाए। यहाँ पे जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा वो तो अपना लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, बट जो लेड आयोडाइड है उसका अवक्षेप यानी जो उसके जो भी मेटल होगा वो कहाँ होगा, तली में नीचे जम जाएगा, यानी कि वो उस पूरे मटेरियल से सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। कौन, लेड आयोडाइड। ये क्या है यहाँ पे, अवक्षेप। क्या है यहाँ पे, अवक्षेप। समझते हैं नंबर 3, गैस की उत्पत्ति। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ ऐसी रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें दो रिएक्शन को मिला के जो नई रिएक्शन बनेगी उसमें क्या होगा, गैस इवॉल्व यानी गैस निकलेगी। ठीक है, समझते हैं क्या होगा इसमें। मैंने एग्जांपल लिया जिंक, क्या लिया, जिंक। जिंक की मैंने क्रिया जैसे किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया जैसे कराई तो क्या होगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड अलग हो जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व यानी हाइड्रोजन गैस उसमें से उत्सर्जित होगी उस लिक्विड में से। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, गैस की उत्पत्ति का। समझते हैं नंबर 4, रंग परिवर्तन। यानी कि जब अगर मैं दो मटेरियल को आपस में मिलाऊं तो हो सकता है कि उनका नया जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल आपने घर में देखा होगा, जैसे कि अगर सपोज किसी के हाथ पैर में चोट लग जाए, या फिर जैसे आपने देखा होगा अगर सपोज किसी के चोट लग जाए हाथ पैर में तो मम्मी जनरली क्या करती हैं, हल्दी लेती हैं, उसमें चूना मिलाती हैं और फिर उसको गर्म करके एक पट्टी में आपके हाथ या पैर में बांध देती हैं जहां पर। अच्छा, अब जो हल्दी होती है उसका रंग कौन सा होता है, पीला, येलो। चूना कैसा रंग होता है उसका, सफेद यानी व्हाइट। लेकिन जब उन दोनों को मिक्सअप करके जब गर्म किया जाता है तो पूरे जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, रेड यानी कि लाल। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पीली हल्दी ली, सफेद चूना लिया और दोनों को मिलाकर जो नया केमिकल बना उसका रंग कैसा हुआ, रेड यानी कि लाल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, पीली हल्दी और सफेद चूना दोनों क्या हुआ, रंग परिवर्तन, और रंग कलर चेंज होते ही यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन बनी और मेरा कलर चेंज हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रंग परिवर्तन का। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया ऊपर से। सेम जब लेड नाइट्रेट को क्रिया कराई मैंने पोटेशियम आयोडाइड से तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, और यहाँ पे जो अवक्षेप बनेगा उसका कलर कैसा होगा, पीला। कैसा, पीला, येलो कलर का। यानी यहाँ पे क्या होगा, इस लेड नाइट्रेट का कलर होकर चेंज हो जाएगा और नया कलर क्या आएगा, येलो कलर यानी कि पीला कलर। ठीक है, समझते हैं नंबर 5, अवस्था परिवर्तन। यानी कि
जब मैं कोई केमिकल रिएक्शन करता हूं तो हो सकता है कि जो भी मेटल है, जो भी पदार्थ है, उसकी अवस्था यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों अवस्था आपस में चेंज हो सकती है। सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का सॉलिड हो सकता है मे भी। ठीक है, समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे मोमबत्ती का जल का वाष्प बनना। ठीक है, जनरली होती क्या है, जब हम एक किसी मोमबत्ती को यहाँ पे जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका कुछ पार्ट मोम बन के नीचे पिघलता रहता है। ठीक है, बट जो ज्यादातर पदार्थ क्या होता है, इस आग में जल के क्या होता है, उस वाष्प के रूप में ऊपर बढ़ता रहता है और मोमबत्ती में से एक धुआं यानी कि वाष्प निकलता रहता है। और जो वाष्प होता है वो किसका वाष्प होता है, वो वाष्प होता है उसके मोम यानी कि वैक्स का। मोमबत्ती की उसमें क्या हो रहा है, मोमबत्ती उस आग से जलकर क्या बना रही है, वाष्प बना रही है। क्या बना रही है, वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड बनके पूरा जो मेटल है वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है वहां से हवा में। तो वहां पे क्या हुआ, जो मोमबत्ती का जो मेटल कैसा है, यहाँ पे सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड जो मोम है, और वो पिघलकर जब वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है हवा में, वाष्प बन के, तो वो क्या बन गया, वो हो गया गैस फॉर्म में। क्या हो गया, गैस फॉर्म में। यानी यहाँ पे क्या हुआ, मोम जलकर किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में। और कुछ देर बाद मोमबत्ती थोड़ी बचती है या फिर कुछ टाइम बाद पूरी तरह से वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब समझते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। जनरली दो प्रकार की होती है, एक संतुलित और एक असंतुलित। समझते हैं संतुलन और असंतुलन का यहाँ पे क्या माजरा है। ठीक है, समझते हैं। सीधी बात, नो बकवास। अगर अभिकारक में जो भी एलिमेंट यूज हुए हैं, जो भी एलिमेंट यूज हुए हैं यहाँ पे उनकी संख्याएं उत्पाद में नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित। क्या कहलाएगा, संतुलित। और अगर बैलेंस ना हुए तो असंतुलित। समझते हैं एग्जांपल से। यहां मैंने क्या लिया, H2 प्लस O2 गिव टू H2। यहां पर अभिकारक और ये उत्पाद, सीधी सी बात है। तो अभिकारक में जो H2 की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, 2। और बात करें उत्पाद में तो देखिए हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 2। यानी हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक उत्पाद में कैसी है, समान। कैसी है, इक्वल। बट लेकिन जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है अभिकारक में कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन में कितने हैं, सिर्फ 1। सिर्फ 1। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या तो समान है बट ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है। इसलिए इस टाइप की केमिकल इक्वेशन को क्या कहूंगा मैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि नॉन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर दूं तो, इसके लिए मैंने इसके आगे सिंबल से जोड़ दिया 2। समझते हैं इससे क्या होता है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन और लिखी है, इसको टाइप को, इसको मैंने शुद्ध रूप करके लिख दिया है। इसको मैंने क्या कर दिया, बैलेंस, यानी कि क्या कर दिया मैंने, इसको संतुलन कर दिया। समझते हैं अब क्या होगा। अब जनरली यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, देखिए 2 दूनी 4, 2 आगे और 2 पीछे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है अभिकारक में, 4। और उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4। उत्पाद में 4 हाइड्रोजन है। और समझते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2। और अब देखिए उत्पाद में तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में कैसी है, समान, इक्वल। और ऑक्सीजन की संख्या भी कैसी है बच्चों, समान, इक्वल इक्वल। यानी यहां से में स्पष्ट समझ में आता है क्या, ये कि अगर एलिमेंट्स के नंबर जो हैं, तत्वों की संख्या जो है, वो अभिकारक और उत्पाद में अगर समान नहीं है, अगर समान नहीं है तो हम उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर इक्वल है दोनों की संख्या अभिकारक में भी उत्पाद में भी, तो हम उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है, आई थिंक इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम कैसे किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। एग्जाम में काफी बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें आपको एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यानी कि इसको संतुलित कीजिए। उसके लिए आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं इसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लेता है कि आपको एक नॉर्मली इक्वेशन दे देगा, अब कहेगा कि आपको कि इसको बैलेंस यानी कि संतुलित कीजिए। इसके लिए आपको पहले चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आपके आए भी हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे हमें नॉर्मली क्या करना है, बस एक कंडीशन याद रखनी है, क्या, अभिकारक में रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले अभिकारक में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स
क्या उत्पाद में भी है तो ठीक है, अगर नहीं तो हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, सारे के सारे एटम्स के नंबर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यहां पर अपना H2 हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2। यहां पर कितने हैं? 2। ओके, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। चलिए देखते हैं, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 और यहां पर भी 2, दोनों बैलेंस है। यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है और यहां पर 1, यानी कि मुझे यहां पे पहले ऑक्सीजन को इक्वल करना पड़ेगा दोनों इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहां पे गुणा कर दूं 2, कितने गुणा कर दूं बच्चों? 2 का, तो क्या होगा? यहां पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन 2 का गुणा करने से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे वो कितने हो गए? 2 और 2 4। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। और यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2, यानी कि अब मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन में भी। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अब अपनी रिएक्शन क्या हो चुकी बच्चों? बैलेंस। क्या हो चुकी? बैलेंस। ये अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब पढ़ते हैं नंबर 2। यहाँ पे क्या है? Fe यानी आयरन रिएक्शन की H2O से, यहाँ मेरा आयरन ऑक्साइड बना और प्लस H2 गैस बनी। चेक करते चलिए, यहाँ पर बात की जाए Fe की, कितने Fe है यहाँ पे? 1 और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। मैंने गुणा किया यहाँ पे 3 का, कितने का? 3 का। अब देखिए 3 Fe और 3 Fe सेम सेम। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर H2 2 है तो यहाँ पे H2 भी 2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बच्चों? 4। तो उसके लिए मुझे, मैं यहाँ पे तो कम कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जहां पर कम है वह वहां पर बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ गुणा किया 4 का, कितने का? 4 का। अब कितने ऑक्सीजन हो चुके बच्चों? 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन नहीं पाए। अब चलते हैं हाइड्रोजन, लेकिन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 4। तो मुझे गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 4 का, ठीक है। तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 दूनी 8। चेक करते चलिए फिर से एक बार, ठीक है। तो कितने यहाँ पे Fe है? 3, यहाँ पर भी Fe 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यानी अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। बात करते हैं नंबर 3 की। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, Na जो है अपना दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2 और यहाँ पे कितना है? 1 इसमें और 2 इसमें। कितने हाइड्रोजन हो गए? हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए बच्चों? 3। अच्छा, अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? अच्छा, मैं और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 2, कितने मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे? 2 का, ठीक है। तो अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। और मैं यहाँ गुणा कर दूं 2 का, 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन 2 है और 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ भी 2 और 4 2 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 2 का, यानी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अच्छा, बात करें सोडियम की, तो सोडियम आप कितने हो गए बच्चों? 2। तो मुझे क्या चाहिए? 2 सोडियम चाहिए लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कितने सोडियम है? 1। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 को गुणा करूंगा तो क्या होगा? सोडियम में कितने हो जाएंगे? 2। 2 सोडियम यहाँ पे, 2 सोडियम यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 2 और 2 4 हाइड्रोजन राइट में, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। इक्वेशन क्या होगी बच्चों? बैलेंस। ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ गुणा कर दिया 2 का। कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 2। अच्छा, बात करें Cl की, Cl कितने थे यहाँ पे? 2। यहाँ पे पहले Cl 1 था, लेकिन जैसे मैंने गुणा किया 2 का तो Cl भी क्या हो गए? 2। यानी कि अब इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ पर है और 2 Cl यहाँ पर। ये इक्वेशन हो चुकी है बच्चों अपनी बैलेंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? बेसिकली कॉपर कितने यहाँ पे? कॉपर Cu माने कॉपर होता है 1 और यहाँ भी कॉपर कितने हैं? 1 ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बात करें NO3 नाइट्रस, जो आपका NO3 है यहाँ पे, जो नाइट्रेट है, कितने यहाँ पे NO3? 2। NO3 कितने हैं यहाँ पे? होल ट्वाइस लगाए 2, तो मुझे यहाँ पे कितने NO3 चाहिए? यहाँ पे 2। अच्छा, तो मैं 2 को इसमें बीच में गुणा तो करूंगा नहीं, गुणा क्या करूंगा? सीधे आगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 को गुणा किया, NO3 कितने हो गए? 2 और यहाँ भी NO3 2, NO3 हो गए इक्वल। अच्छा, बात करें Ag की, कितने Ag है यहाँ पे? 2 और यहाँ पे कितने Ag है? 1। तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 2 का, 2 Ag हो गए। अच्छा,
बात है कॉपर, तो यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी इक्वेशन अपनी बैलेंस। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमोनिया में। यहां पर नाइट्रोजन ने रिएक्शन की हाइड्रोजन गैस से, तो क्या बना NH3 यानी कि अमोनिया। अच्छा, बात करते हैं नाइट्रोजन की। कितने नाइट्रोजन है बच्चों यहाँ पे? 2। और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? सिर्फ 1। तो मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 का, दोनों को इक्वेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ गुणा किया 2 का। जैसे मैंने 2 का गुणा किया तो अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हो गए? 2, इक्वल इक्वल है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और यहाँ पे तीनों नहीं, कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। तो मुझे इक्वल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ गुणा किया 3 का। 3 का गुणा करते ही 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या हुई? अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी तरह से आपको एग्जाम्स में आई हो समीकरणों को बैलेंस यानी कि संतुलित करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। कोई डाउट तो आपका आई थिंक बचा नहीं होगा। तभी कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है हमारा। ठीक है।